सतीश शुक्ला, रकीब जी तिरयाक इंडिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अपना मुख्तसर तारुफ कराएं। जी जी, जैसा कि बताया कि सतीश शुक्ला नाम है, रकीब तखल्लुस करता हूँ जी और तकरीबन 30 से 40 साल से मैं अदब में कमोबेश जुड़ा हुआ हूँ और कोशिश करता रहता हूँ तमाम तरह की प्राइवेट सर्विस के साथ साथ जो भी वक्त मेरे पास मिलता है। दूसरा कोई किसी स्पोर्ट्स में या किसी गेम्स में या कोई दूसरा शौक़ नहीं है मेरा। एक शायरी ही एक वो रहा है कि मुझे शायरी पढ़ना है और 10 से ज़्यादा साल तो मैंने केवल पढ़ा है जी। और 80 के बाद जो है मैंने कुछ कोशिश की है। तो मेरी पैदाइश जो है लखनऊ से है। और आपने तालीम कहाँ हासिल की? तालीम, मेरे फादर चूँकि एक सिविल इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी में, तो उनका बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र होता रहता था। जी जी। तबादले के सिलसिले में जहाँ भी वो जाते हम लोग सब लोग साथ में ही जाते थे। जी जी। तो कभी 6 महीने, कभी 2 साल, कभी 3 साल। तो हमारी तालीम वैसे देखें तो हमारा ननिहाल है कानपुर। अच्छा। तो कानपुर में एक परेड के पास एक जगह है मखनिया बाज़ार, वहाँ पहला स्कूल था मेरा। अच्छा। और वहीं मैं पहली बार स्कूल गया। 64 की बात है, 64-65 में। जी। तो हमारे नाना जी वैद्य हुआ करते थे, तो जब भी ट्रांसफ़र होता था तो हमारे नाना जी मना करते थे कि आप फैमिली बच्चों को लेके मत जाइए जी, क्योंकि नई जगह है, पहले आप जाइए अकेले। हाँ। सारी व्यवस्थाएं कराइए रहने की और सारी चीज़ें, उसके बाद आप फैमिली को लेके जाइए। तो जिस दौरान उनका ट्रांसफ़र हुआ वो अकेले गए थे 1 महीने के लिए। तो उस एडमिशन का टाइम आ गया तो नाना जी ने कहा फिलहाल यहाँ एडमिशन करा देते हैं। अच्छा। तो पहला स्कूल मेरा वही था। मैं 3.5 या 4 साल का रहा हूँगा। तो इस तरह से मेरे आपने तालीम हासिल करने के बाद जी हायर एजुकेशन में फिर मैंने सुल्तानपुर, पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो सुल्तानपुर से मैंने 3rd और 4th स्टैंडर्ड सुल्तानपुर से पास किया। जी। उसके बाद 5th में बहराइच ट्रांसफ़र हो गया तो 5th स्टैंडर्ड बहराइच में। जी। हायर एजुकेशन के लिए बांदा से मैंने 3 साल कंटिन्यूस 6th, 7th, 8th पास किया। और उसके बाद पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मुंशियारी, वहाँ से हाई स्कूल किया। उसके बाद इंटर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और उसके बाद हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने नैनीताल से किया है। बहुत अच्छा। और एजुकेशन के बाद आप किस प्रोफेशन में आए? एजुकेशन एक्चुअली मास्टर्स के बाद मैंने पीएचडी भी ज्वाइन किया था। कुछ दिन मैंने काम किया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यूजीसी की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन वो सब ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कुछ दिन के बाद मैंने ड्रॉप कर दिया और मैं प्राइवेट जॉब में, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था नैनीताल में रह के। जी। तो वही एम था मेरा, लेकिन कुछ कोलैप्स हो गया कि मेरा वाइवा, जो मास्टर्स का वाइवा था और सिविल सर्विसेज का एंट्रेंस था, वो दोनों क्लैश हो गए। तो उसकी वजह से मैं दोनों में नहीं मतलब कंसंट्रेट कर पाया। हुआ मैं, लेकिन आधे अधूरे उससे। तो खैर सिविल सर्विसेज तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने वाइवा को छोड़ा नहीं, क्योंकि ऐसा मुनासिब नहीं था कि मैं दोबारा 1 साल खराब करता और दोबारा मास्टर्स के लिए प्रियोर होता। इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज भी दिया, वो भी दिया। लेकिन उसी समय कुछ मंडल और कमंडल का ऐसा चल रहा था कि सिविल सर्विसेज की एज 26-28 के बीच में, उसके बाद मुझे चांस ही नहीं मिला कि मैं दोबारा अपीयर हो। तो ये आप जो है सिविल सर्विसेज की तरफ थे, तालीम इतनी मुख्तलिफ जगहों पर की, फिर ये अदब की तरफ कैसे आ गए? अदब की तरफ से मेरा घर का माहौल ऐसा था कि मेरे फादर शिव भक्त और देवी भक्त थे। हमारे घर में हर साल में एक बार कम से कम अखंड रामचरितमानस का अखंड पाठ होता था, जो 24 घंटे चलता था। जी। और देवी भक्त थे मेरे वालिद साहब, तो हर 6 महीने में नवरात्रि में वो 3-4 घंटे देवी की स्तुति पाठ, पूजा पाठ जो था वो करते थे। और वो उससे इतना ज़्यादा मैं मुतासिर हुआ कि
पढ़ना, और रामायण मैं भी पढ़ता था, 4-4 घंटे 6-6 घंटे पढ़ता था जी। और उसके बाद 1977 में मैंने एक 4 लाइनें पढ़ी, शायर का नाम याद नहीं है, मैंने सुनी किसी से जी। वो भी मुझे और उससे मुझे हिंदी कविता और उर्दू शायरी जी। दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे लगा कि उर्दू शायरी में कहीं बेहतर तरीके से, कहीं बेहतर ज़बान में अपनी बात को एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया जा सकता है जी। तो उर्दू शायरी से 77 से जो सिलसिला चालू हुआ। फिर हमारे फादर चूँकि सिविल इंजीनियर थे रुड़की से, लेकिन शायरी से उन्हें भी बहुत, कविता और शायरी दोनों से बहुत लगाव था, बहुत पढ़ा है, उर्दू भी पढ़ते थे वो जी। और बाद में तो कुछ ऐसा सिलसिला बना कि वो जब कहीं से मैं आता था किताब कोई लेकर के उर्दू की, तो मुझसे पहले वो पढ़ लिया करते थे। अच्छा, आपने उर्दू कैसे सीखी? उर्दू सीखने का हमारा सिलसिला 1982 में मैं नैनीताल में पढ़ रहा था, तो उस समय जामिया मिलिया इस्लामिया का एक करेस्पॉन्डेंस कोर्स हुआ करता था। अच्छा। वो मैंने शुरू किया था जी। 82 में, लेकिन वो बीच में कुछ लेसन उनके किए मैंने, मतलब जो प्रिंट वो करके भेजा उनको, और उसके बाद कुछ बीच में बंद हो गया, कुछ सिलसिला ऐसा रहा, लेकिन वो उसी 82 से जो सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं। अच्छा। हाँ, मुझे ये था कि नहीं, मुझे सीखनी है, तो भले ही वक्त लगे या जब भी वक्त मिले तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ। तो इस तरह से उर्दू का वहाँ से शुरू हुई और आज भी सीख ही रहा हूँ जी। तो नहीं, बहुत अच्छी बात है, उर्दू आपने सीखा। देखिए, लोग कह रहे हैं आज के ज़माने में, इस वक्त लोग कहते हैं कि उर्दू मर रही है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत कह रहे हैं लोग। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों में दिलचस्पी कम हो रही है। इंग्लिश रोजी रोटी के लिए बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करती है, इसके लिए इंग्लिश की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे घर में इतनी किताबें हैं और लोगों के पास मैं देखता हूँ जो उर्दू से नहीं है, हिंदी वाले हैं, उनके पास इतनी किताबें और इतना लिटरेचर देखता हूँ, इतने रिसाले वो लोग मंगाते हैं कि मैं नहीं कह सकता कि उर्दू ज़बान को तो फ़रोग मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बस ये है कि कुछ लोग इस गलत फहमी में है कि उर्दू ज़बान पढ़ने में या उर्दू को मुस्लिम कम्युनिटी की ज़बान समझते हैं, वो गलत है। मेरे फादर खुद उर्दू पढ़ते थे, बल्कि लिखते भी थे। मुझे लिखने में तो बहुत ज़्यादा वो महारत नहीं है, बहुत मतलब खुद पढ़े या खुदा वाली बात है, मैं लिखूंगा तो शायद दूसरा पढ़ भी ना पाए, लेकिन मैं पढ़ता हूँ जी। थोड़ा सा। अभी भी आपने किताबों और रिसालों का जिक्र किया, तो हम जानना चाहेंगे कि भाई आप चूँकि इस जॉब पर हैं और उर्दू रसायल भी आपके पास आते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक महीने में अखबारात या उर्दू रसायल पर या किताबों पर आप कितना खर्च कर लेते हैं? मेरा एक बजट होता है कि मैं 400-500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है इस पे वो करता हूँ कभी, क्योंकि 500 रुपये के हिसाब से 5,000 से 6,000 रुपये साल में जो भी सब्सक्रिप्शन है, जो भी है, या कभी किसी को दूसरे फॉर्म में डोनेशन है, कुछ रिसाला किताबें निकलती नहीं है, कम निकलती हैं या मेरे पास तक नहीं आ पाती, लेकिन मेरा जो एक संकल्प होता है कि मैंने इस किताब के लिए, वो चाहे हिंदी की हो या उर्दू की हो, उससे मुझे वो नहीं है, लेकिन हाँ इतना मेरा बजट रहता है कि 5,000 रुपये सालाना का मैं इस पर खर्च करते हैं। बहुत अच्छा। अब ये होता है कि देखिए इस वक्त जो है चाहे अदब से जुड़े लोग हों चाहे आम लोग हों, वो मुताले से दूर हो रहे हैं। आप हमें बताएं कि रोज़ाना आप कितना मुताला करते हैं? मेरा ये होता है कि मैं दिन में तो पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, क्योंकि मुलाजिमत करता हूँ, वो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, मजहबी इदारा है, इंटरनेशनल इस्कॉन हरे रामा हरे कृष्णा के नाम से जानते हैं लोग। तो उसके बाद जो मेरा टाइम होता है वो रात को 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, वो मुझे भी नहीं मालूम होता
कि क्या कितना पढ़ूंगा, या कहीं जाना होता है प्रोग्राम तो वैसे मैं परहेज़ करता हूँ मुशायरे, और इससे परहेज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन जब कोई मधु कर लेता है तो फिर बैनर में नाम डाला, पोस्टर में नाम आ जाता है, तो फिर मुझे लगता है अगर मैं नहीं जाऊंगा तो थोड़ा सा अदब के बेअदबी होगी, इसलिए मैं चला जाता हूँ। लेकिन जो कॉमर्शियल मुशायरे हैं उनसे तो मैं अक्सर दूर ही रहता हूँ, या कॉमर्शियल नशिस्तें हैं मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता है, और ना अच्छा सुनने को मिलता है। जितना बढ़िया नशिस्त में, एक अदबी नशिस्त में सुनने को मिलता है, उतना मुशायरों में कुछ नहीं मिलता है। वो सब सुनी सुनाई चीज़ें दोबारा सुनना वक्त ज़ाया करने से ज़्यादा कुछ नहीं होता। चलिए, ये आपकी इन्हीं बातों पे एक सवाल जहन में आ गया कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए अदबी जो छोटी छोटी अदबी नशिस्तें हैं वो ज़रूरी हैं, ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं, या मुशायरे? जी, नशिस्त जो है मैं समझता हूँ वो बेहतर है, कुछ लोगों को जोड़ करके जिसमें एक दूसरे को लोग सुने और पजीराई करें, वो ज़्यादा यूज़फुल है। और उर्दू के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जब तक लोगों को, नई जनरेशन को नहीं जोड़ा जाएगा तो तब तक बहुत मुश्किल है कि इसको आगे इसका फ़रोग हो, लोग और इसमें इंटरेस्ट ले, नए लोगों को चांस देना चाहिए। इसलिए लोग सेकंड थर्ड रो में जाके बैठ जाते हैं कि हाँ, लोगों को सुने, लोगों को थोड़ा सा हौसला अफजाई हो, लोगों को पढ़े भी और सुने भी। जी, आप जो है इतने बरसों से शायरी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उर्दू के मशाहिर से आपकी मुलाकात भी हुई होगी और आपके कलाम उन्होंने भी सुने होंगे। तो कुछ लोगों के ऐसे इजहार ख्याल जो आपकी शायरी पर उन्होंने किया है, आप हमें बताना चाहेंगे? जी। तो इस तरह के लोगों में मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा कि कृष्ण बिहारी नूर साहब, गणेश बिहारी तर्ज साहब और मुजफ्फर हनफी साहब। इन लोगों से मेरी मुलाकातें और इनकी सोहबत, और भी कई ऐसे लोग हैं, सादिक रिजवी साहब, उबैद आज़म आज़मी साहब। बल्कि उबैद आज़म आज़मी साहब के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि मुंबई में आने के बाद जो पहले शख्स थे वो उबैद आज़म आज़मी साहब थे, और गणेश बिहारी तर्ज साहब ने तारुफ कराया था। और उसके बाद आज तकरीबन अब 20 से 25 साल हो गए होंगे, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह रहे हैं। जहाँ मैं गलत हुआ हूँ उन्होंने रहनुमाई भी की है, बताया भी है कि ये गलत है। तो और उस्ताद और शागिर्द की तरह का रिलेशन हमारा कभी नहीं रहा, एक दोस्ताना ताल्लुकात रहे, आज भी वैसे ही है। और जहाँ तक दूसरे नाम हैं तो नारंग साहब से मेरी मुलाकात हुई है। ये इब्राहिम मश्क साहब, इसमें और भी कई नाम हैं, मुझे इस समय जहन में नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह के लोगों से मेरे की सोहबतें का काफ़ी कुछ असर रहा है मेरे कलाम में भी। इनके साथ उठना बैठना और इनकी बातों से काफ़ी कुछ मुझे सीखने को और समझने का समझा है मैंने, मौका मिला है। अच्छा, ये बताएं कि जो पुरानी शोरा है उसमें आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? पुराने शोरा में मैंने 600-700 साल की पूरी हिस्ट्री गज़ल के बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, मुताला मेरा काफ़ी कुछ रहा है, क्योंकि कुछ इत्तेफाक रहा है आपका 1982-83 में मुझे कुछ वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहने का मौका मिला है। और वहाँ की लाइब्रेरी में जो कुछ मैंने लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, और 4-6 घंटे लाइब्रेरी खुलने से लेकर बंद होने तक मेरा वही ठिकाना हुआ करता था अलीगढ़ में। तो उस दौरान मैंने काफ़ी पढ़ा है। और उसके बाद, उससे पहले मेरे फादर बाईलिंगुअल जो किताबें आती है, एक तरफ देवनागरी में एक तरफ उर्दू में लिखी हुई, वो फैज़ अहमद फैज़, फिराक गोरखपुरी, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, मतलब बड़े जितने बड़े शोरा रहे हैं सारे, उनके पास छोटे छोटे राजकमल पॉकेट बुक्स। मुझे याद आता है कि उनके 1-1 रुपए की किताबें आया करती थी 1970-60 में, तो वो पूरा सेट हमारे पास हुआ करता था। बाद में मैंने भी काफ़ी कुछ जमा किया है अपने पॉकेट मनी, मेरा कोई दूसरा खर्च नहीं था, जो भी पैसा बचता था। हालांकि शादी से पहले मेरे मम्मी, मेरी सिस्टर्स और इस पर ऑब्जेक्शन लेते थे कि आप किताबों पे इतना पैसा खर्च करते हो। शादी के बाद वाइफ और बेटी भी
लेकिन मेरा जुनून है। मैंने कहा मेरा कुछ सामान नहीं है। मेरे यहाँ अक्सर लड़ाई होती है कि आप जो है किताबों में इतनी ज़्यादा, घर छोटा सा घर है और उसमें इतनी किताबें हैं, तो बस मुझे किताबों का शौक़ है। हालांकि चलिए, तो किताबों के जिक्र, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? पसंदीदा किताब मैंने फ़िराक गोरखपुरी साहब की गुल नगमा। और पसंदीदा शायर आपका? नहीं, वो मतलब केवल गुल नगमा ही नहीं, और भी दूसरी किताबें है। मैंने दीवाने गालिब मेरे पास है और वो हर 2-3 साल के बाद में पढ़ लिया करता हूँ। अच्छा। और उसमें शायद हर बार 2-3 साल के बाद जब मैं पढ़ता हूँ तो 40-50 शेर नए समझ में आ जाते हैं। अच्छा। तो वो सिलसिला चालू है करीब 20 साल से। तो वो कोशिश रहती है कि मैं। हाँ, आपका पसंदीदा शायर कौन है, आप ये बताएं, कोई एक किसी का नाम? मैं गालिब के अलावा तो अगर पहले उसमें है तो गालिब का नाम ही आता है। चलिए। और फ़िराक गोरखपुरी और कृष्ण बिहारी नूर साहब जिनसे मैं मिला हूँ, जी, जिनके साथ। आपके पसंदीदा शख्सियत अदब के अलावा? अदब के अलावा पसंदीदा शख्सियत अगर कहें तो मैं किसको बता सकता हूँ? कोई एक नाम जिससे आप ज़्यादा इम्प्रेस हैं, या जिसको कहते हैं हम हमारा आइडल है। ये आइडल मेरा एक फ्रेंड है, मुझसे छोटा है, हालांकि उसी को कहूँगा BS बोरा, भगवान सिंह बोरा नाम है वो। आपका पसंदीदा पॉलिटिशियन? मैं अटल बिहारी वाजपेयी से मुतासिर रहा हूँ। अच्छा, आपका पसंदीदा जानवर या परिंदा? परिंदा जी, मैं किसको कहूँगा? कोई चलिए, आप क्या ऐसी कोई चीज़ जो ना आपको नापसंद है? मुझे नापसंद भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई ऐसी चीज़ या ऐसी बात हाँ। नहीं। मैं साफ दिल आदमी हूँ, मुझे साफ दिल वाले लोग ही पसंद आते हैं। और जो मुझे मुतासिर करते हैं वो पहली नज़र में करते हैं, और नहीं करते हैं तो कभी नहीं करते हैं। जी, आपका मजमुए की प्लानिंग है? मजमुए की प्लानिंग है, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन दूसरी प्रायोरिटीज़ की वजह से मैं अभी उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, और उसमें काफ़ी कुछ करने को बाकी है, अभी और बेहतर किया जा सकता है। इसलिए वहाँ, हालांकि मैंने नाम उसको वो कर रखा है, पहले उसका नाम कि अभी सीख रहा हूँ, और दूसरे के लिए सोहबतें फ़कीरों की। अच्छा, आपकी जो शायरी है उसमें आपने इतने सारे शुरा को पढ़ा है, तो आपकी शायरी में किसका रंग आपको नज़र आता है कि मैं उसकी तरह शायरी करूं, या मेरी शायरी गालिब या मीर या फैज़ के जैसी हो? नहीं, मैं बहुत आसान शायरी करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि जब बहुत मजबूरी होती है, जब मुझे लफ्ज़ नहीं मिलते हैं आसान, तो मुझे अरबी फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करता हूँ। नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि सरल, जो आम ज़बान जो होती है, जो आम आदमी समझ सके, बगैर किसी लुगत को देखे हुए उसको, हमारी शायरी को समझ सके, तो मैं वो उसी तरह की शायरी पसंद करता हूँ। और जहाँ तक पसंद किसी की शायरी से मैं अपने शायरी को कंपेयर नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ऊंची उनकी शायरी रही है, और मैं आसान सरल शब्दों से, क्योंकि मुझे याद आता है कि जगजीत साहब से इस तरह का एक मशवरा उन्होंने दिया था। जगजीत साहब के घोड़े भी हुआ करते थे, और रेस कोर्स में उन्होंने कहा था कि वो आम फहम अल्फाज का इस्तेमाल, जो एक रिक्शे वाला, एक चाय वाला, एक गैर अदब से जुड़ा, जो अदब से जुड़ा नहीं, वो भी आदमी समझ सके, उस शायरी को, उस कविता को, उस पोइट्री को ज़्यादा मकबूलियत मिलती है, लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं। जहाँ पर मतलब आपको लुगत ना देखना पड़े। जी, बहुत अच्छा। अब एक आखिरी सवाल, जो हमारे रीडर्स, जो हमारे क़ारीन और देखने वाले के लिए, आप अपनी तरफ से मुतालिया या शायरी या अदब कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे हमारे कारी और उन्हें फ़ायदा हो? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि कम अज़ कम जो भी वक्त आपके पास मिलता है, अगर आप अदब से जुड़े हैं, अदब
रह जाएगा, मैं नहीं रहूँगा, लेकिन हमारी कही हुई बातें रह जाएंगी, या जो लोग कह गए हैं वो नहीं है। आज भी मैं कृष्ण बिहारी नूर साहब को, गणेश बिहारी तर साहब को, असीर बुरहानपुरी साहब को, जिनके साथ हमने कई नशिस्तें पढ़ी है, तो उनकी बातें याद आती हैं, उनके शेर जहन में रहते हैं, कहीं पर हम जिक्र करते हैं, उनका हवाला देते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत जो भी वक्त आप निकाल सकते हैं ज़रूर निकालें अदब के लिए, क्योंकि ये अदब ही आगे ले जाएगा। और हम जो अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं कि हम पिछली जनरेशन को, पिछली पीढ़ी को आगे को याद कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप लोग भी उनको कंटिन्यू करें। बहुत बहुत